टॉक ऑफ द वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, लास्ट में वो करेंगे। लास्ट में सब गायब हो जाता है, दो चार रहेंगे तो वो, और ऐसे ही वाले कुछ और मिलते हैं तो करते हैं। 3 वो तुम लोगों ने कर लिया होगा, बस मुझे डिस्कस करना है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अरे कुछ था नहीं, प्रोजेक्शन करके देखना था, बट कल इतना हेडेक था कुछ देख नहीं पाया, आज कर लेते हैं। ओके सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सो एज सच देयर इज नो रिलेशन विद द, इसका कोई रिलेशन नहीं, नो नो रिलेशन विद द व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बुकलेट में जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारे एग्जांपल है। ओके सो नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा एक काम करो, इसको नोट्स से ही देखो, नेट्स नोट्स में जाओ तो, क्योंकि कुछ आएगा नहीं। एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखो तो किस पेज पे, यही राइट थ्रो 3O ऐसे दिया होगा। मीजो कंपाउंड के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद मीजो कंपाउंड है। प्लेन नंबर 56 है मीजो के बाद, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3 कायरल कार्बन्स, उसके बाद हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या दिया हुआ था, प्लेन नंबर 56। ओके 56 देखो, क्या दिया हुआ है, द इमेजिनरी एक्सिस along which a molecule is rotated by what, 360 by n degree, then the same picture of the molecule appears। मतलब उसको रोटेट करो 360 बाई, जैसे C1 दिया हुआ है तो 360 बाई n, n का वैल्यू 1 हो गया 360 डिग्री, n का वैल्यू 2, 360 बाई 2 180, 3 360 बाई 3 120, मतलब ईच 120 डिग्री पे वो फिर सेम दिखेगा, राइट। जैसे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लें, ये यहाँ पे ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से तुम रोटेट करोगे ऐसे तो क्या होगा, ईच 120 डिग्री पे ये फेस तुम्हारे सामने आ जाएगा। C4 क्या होगा, स्क्वायर C4 होगा ना। इसको रोटेट करोगे तो ईच 90 डिग्री पे ये तुम्हारे सामने दिखेगा, ईच 90 डिग्री पे इसका सेम फेस अपीयर होगा। अभी कैसा दिख रहा है, ये फेस तुम्हारे सामने है, तो ईच 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये एक्सिस है, ये फिर से सेम दिखने लगेगा। तो इसी तरह C1 C3 C5 C6 इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि इस तरह से दिया हुआ मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ बीच में एक पॉइंट ले लो, उसके बाद रोटेट करो, कितने डिग्री के बाद फिर सेम दिखेगा वो, तो कौन सा होगा, C1 C2 C3 C4। C3 गुड आदित्य। करेक्ट।
अब इसको ऐसे रोटेट करो तो कितने डिग्री पे सेम फेस आएगा? C1 मतलब 360 डिग्री पे इक्वल आएगा, नहीं 180 डिग्री पे एक बार फिर से होगा ना। हाँ 180 डिग्री पे CL बराबर दिखेगा वापस, राइट। हाँ तो C2 है ना। देख लो अदर एग्जांपल दिया हुआ, बट ये 3 पेज से कुछ नहीं आएंगे, ये भी भूल जाओ। एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहीं मालूम चले कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसा है, और इसका कोई रिलेशन नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी से, इसीलिए हम लोग केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। हाँ C3 के लिए 60 डिग्री से है, उससे प्रीवियस पेज पे था ना। C4 मतलब 90 डिग्री, C5 मतलब 72 डिग्री, राइट। और नेक्स्ट पे जाओ, कुछ नहीं आते क्वेश्चन, बस समझ गया ना। वो अभी तो बुकलेट पूरा कर ही चुके, तुम कोई क्वेश्चन था नहीं था, बट ये नोट्स बहुत ही डिटेल है, वो ओलंपियाड को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, ओलंपियाड का भी सारे क्वेश्चन इसमें आ जाए, केमिस्ट्री ओलंपियाड। ओके, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया? एओएस इसका रिलेशन है, एओएस रहेगा ना तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये देखो, इसमें बुक में बस लिख दिया अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुछ भी नहीं दिया होगा डेफिनेशन वगैरह। देखो मॉलिक्यूल को क्या किया गया है, इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड along a imaginary axis by 360 by n, सेम लाइक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 by n मतलब 360 डिग्री, 180 डिग्री, 120, 90 डिग्री जो भी है, और उसको रोटेशन के बाद आफ्टर रोटेशन क्या करना है? आफ्टर रोटेशन if a mirror is placed perpendicular to the axis of rotation, जो axis of rotation है उसको perpendicular एक मिरर डाल दो, और इसका रिफ्लेक्शन यदि फर्स्ट जैसा है तो उसे बोलेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि फर्स्ट जैसा रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। हाँ तो वो तुम्हें A4 है कि कौन सा है वो तुम्हें बताना होगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे कि एक एग्जांपल एग्जांपल दिया ही हुआ, देखो एक दिया ना, ए बी इस तरह से गया, उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पे रोटेट करने पे कुछ तो फॉर्म बन गया वो, फिर उसका मिरर इमेज ले लिया, और मिरर इमेज फर्स्ट और थर्ड का सेम है, तो 90 डिग्री मतलब C4 ना। हाँ तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, उसको अल्टरनेटिंग एक्सिस को एस करके बता रहे हैं, SN, वो ए था ना तो ये एस था, S4 प्रेजेंट है, राइट। तो ये सब भी केवल डेफिनेशन रह जाएगा, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ बट अल्टरनेटिंग जनरली क्या होगा, जनरली मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, और एओएस नहीं होना चाहिए, हर बुक में यही दिया हुआ है, बट इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कि एओएस यदि कभी कभी होगा तो भी हो जाता है, एक्सेप्शन भी है इसके, ऐसे कई चीजों के एक्सेप्शन है ना, जिसमें मॉलिक्यूल हर उससे कायरल होकर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है वो, तो उतना डेप्थ नहीं जाना तुम लोग। कायरल मॉलिक्यूल पूरा डिसिमेट्रिक है, एटम भी तुम्हारे कायरल हैं, फिर भी इनएक्टिव हो जाता है, तो वह एक्सेप्शन दो चार हर जगह पड़े रहते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं हम लोग, राइट। तो इसमें क्या होगा, इन जनरल क्या होगा, पीओएस यूएस एओएस नहीं होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए रोके, इनएक्टिव लिख दिया ना, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एओएस नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूल को, इस पे पीओएस सीओएस वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पीओएस कौन सा सीओएस कौन है,
ये बहुत ही असाइनमेंट में शानदार वाले क्वेश्चन वो देख लेना। उससे पहले जब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की बात हुई थी, अब हो गया कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक। असिमेट्री मतलब पीओएस नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में सीओएस नहीं होगा। जब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स है जहाँ पे डायस्टेरियोमर्स का डेफिनेशन, उसके बाद एओएस भी नहीं होगा, एओएस भी नहीं होगा, तो असिमेट्रिक बोलेंगे। और डिसिमेट्री मतलब हो गया, दोनों वर्ड तो एक ही जैसा लग रहा है, असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक में क्या है, पढ़ा है किसी ने? पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, एओएस भी नहीं, ये मे और मे नॉट बी। हाँ, तो फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसिमेट्री होना चाहिए कि असिमेट्रिक? असिमेट्रिक है तब तो सब हो जाएगा, और डिसिमेट्रिक है तो, हाँ, डिसिमेट्री नेसेसरी कंडीशन, उतने ही से काम हो जाएगा। है डिसिमेट्री असिमेट्री का एक पार्ट है। तो देखिए नीचे देखो, इसमें दिया हुआ है कि डिसिमेट्री इज द नेसेसरी कंडीशन। डिसिमेट्री इज नेसेसरी कंडीशन। So dissymmetry is necessary condition for optical activity. नीचे लिखा हुआ है कि AOS is not related with what? ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। AOS is not related with optical activity. उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना। ये सारे डेफिनेशन हो गए हम लोग के बाद। नाउ वी गो फॉर द रिजोल्यूशन और रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन का भी, डिसिमेट्रिक, प्लेनर, मॉलिक्यूलर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस ऑल। और नहीं, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वो ऑलरेडी सिमेट्रिक हो गया, उसमें कोई मॉलिक्यूलर प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल आसिमेट्रिक। कौन सा सिमेट्री है? मॉलिक्यूलर प्लेन। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिमाइजेशन। अभी भी इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, ज्यादा नहीं, मतलब ये कंसेप्ट का यूज बाद में ही आएगा। रेसिमाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डज आर मींस? आर आर आर, आर कहाँ पे लिखा है? पहले लिखा हुआ था क्या? कौन सा पेज? ये 56 57 चल रहा था ना? अच्छा, जहाँ आएगा वो दिखाना। आर एस नोमेनक्लेचर होगा शायद, हाँ हो सकता है। आर और एस, आर एस नोमेनक्लेचर का ही शायद बोल रहे होगे। ओके, 50% डी, 50% एल। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मान लो डी को प्लस फॉर्म बोलते हैं, एल को माइनस फॉर्म बोलते हैं, यही है ना? तो ये रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू व्हाट? दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये बताया था। अब ये बनेगा कैसे रेसिमाइजेशन? हाँ, एक्सटर्नल कंपन, एक मॉलिक्यूल रोटेट कर चुका है राइट में, तब तक अगला आके उसे लेफ्ट बना दिया, लेफ्ट में रोटेट कर गया तो ओवरऑल न्यूट्रल कर गया, इक्वल इक्वल। अब ये फ्री रेडिकल है, ये तो कायरल नहीं है, बट अब सीएल रेडिकल जब आएगा तो इसका एसोसिएशन का दो चांस है।
कहाँ से? Cl रेडिकल या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। यदि ऊपर से आकर अटैच हो गया, मान लो पाथ 1, Cl तुम्हें ऊपर दिखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर Me, Et और H, ये फर्स्ट हो जाएगा। Cl यदि नीचे से ऐसे अटैच हुआ तो यहाँ चल जाएगा Me, Et, H और Cl, ऐसा होगा ना। इसको फिशर में दिखाएं तो बेटर होगा, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा ना, मिरर इमेज टाइप तुम्हें दिखेगा। तो यही बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बन गया। तो ये इसका यूज आएगा तुम्हें आगे के चैप्टर में, यूज आएगा। इस प्रोसेस में रेसिमाइजेशन हो गया, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा ना, 50% E और 50% L। इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना अटैक करने का कहीं से भी, जैसे CH3COCH है। ये आगे के चैप्टर में यूज होगा, बट प्रोसेस में रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं वो पूछता है, तो अभी नहीं पूछेगा, फिर भी आगे काम आएगा। इसमें क्या होता है ना, H+ यहाँ पे अटैक होता है, तो बन जाता है CH3COH H। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो जब प्योर पी ऑर्बिटल है तो प्योर पी ऑर्बिटल में क्या होगा, तो कहीं से अटैक करे, CH3COH H, ये प्लस हो गया। तब Cn- या तो अप साइड से अटैक करे, तो एक आइसोमर दूसरे से अटैक किया था दूसरा, और इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा पाथ 1 पार्ट 2, इसमें भी रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा ना, मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। हाँ, हाँ दोनों बनेंगे, राइट। MEsCNOH, ये मतलब प्रोबेबिलिटी, यदि कोई फ्लैट मॉलिक्यूल है तो मान लो तुम्हारे नोटबुक पे पड़ा हुआ है, तो उसको अटैक करने वाला तो दोनों साइड से आएंगे ना, अप साइड से और डाउन साइड से। तो ओवरऑल इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 50% D और 50% L, रेसमिक मिक्सचर होगा। ओके। फिशर में फर्स्ट कौन सा होगा, जब Cn- ऊपर से आएगा तो बाकी सब ग्रुप नीचे की ओर दब जाएंगे, मतलब वो MECOH नहीं, तो ये नहीं बता सकते इसमें, दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि MECOH, हाँ हम लोग ने MEOH और H एक डायरेक्शन में दिखाया ना, बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। ये CH3 हो गया, CNOH H ऐसे है। तो अब ये RS है कि क्या है वो तुम्हें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ये कौन सा RS, लेफ्ट में कौन सा R है, ये फॉर्म क्या R है कि S है, और ये कौन सा फॉर्म है, R और S है। जैसे फर्स्ट हो गया CN, ऊपर से ऐड किया हम लोगों ने। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए HOH किस डायरेक्शन में, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तभी बता पाएंगे ना। हाँ तो इस फॉर्म में नहीं, जो डैश और वेज देना तब बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि HOH का पोजीशन क्लियर नहीं है कि H ऊपर है कि OH ऊपर है। ओके चलो, वो सब चीजें बाद में आ जाएंगी, अभी के लिए रेसिमाइजेशन हो गया, राइट। अब जैसे यही सब क्वेश्चन है कि H हो गया, मिथाइल D, ये ऑलरेडी S फॉर्म है। अब यहाँ पे जैसे ही D2 दोगे, H2 और NI से क्या होता है, ड्यूटेरियम आके ऐड होगा, तो क्या होता है ना कि CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो तो इसमें
जैसे CH3C H डबल बॉन्ड H और CH3 है, जब इसमें ड्यूटेरियम हम लोग ऐड करेंगे ना तो इधर से जाकर अटैक करेगा, तो दोनों सेम साइड से अटैक करके इसको ब्रेक कर देते हैं। तो बनता क्या है कि डी और डी सेम साइड रह जाएगा, दोनों सेम साइड रह जाएंगे। तो ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम सेम साइड से ऐड हुआ, H और H आमने सामने थे, ये मिथाइल मिथाइल था, तो इससे मीजो कंपाउंड बनता है। मीजो ये D2 ऐड किया तो राइट, तो यहाँ पर जब D2 ऐड करेंगे तो दोनों ड्यूटेरियम या तो नोटबुक के ऊपर से आएंगे या नोटबुक के नीचे से आएंगे, तो ऊपर वाले सेंटर पर रेसिमाइसन होगा ना, जैसे यहाँ पे डी और डी ऐड हो गया ना, तो ये CH3CH CH3CD ले लें, ये CH3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट एल्कीन चैप्टर के लिए अभी नहीं पूछेंगे उतना, एडवांस में कुछ पूछ दिया तो पूछ दिया। H2 को ऐड करोगे तो दोनों H हो सकता है नोटबुक के ऊपर से है, तो क्या ये मीजो बनेगा क्या, ये दोनों H नाइट इसके नीचे साइड से आए तो हाँ इसमें क्या बनेगा, अब तक तो सोच लिया होगा तुमने। हम म्यूट, दो कॉल बैक टू बैक आ गए, यू आर ऑन म्यूट, आई वाज नॉट नाउ, नॉट नेसेसरी, नॉट सिमेट्रिक, सो नो, यस यस हाँ।
इसमें जब दो हाइड्रोजन ऊपर साइड से आएगा तो मीजो तो नहीं बनेगा। क्यों? मिथाइल के अपोजिट मिथाइल है, टी के अपोजिट डी है, और एच के सामने एच होगा। तो एक दूसरे के सामने नहीं पड़े तो मीजो नहीं होगा ना। मीजो मतलब एक दूसरे के सामने। जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें देखोगे तो एच के सामने एच रह गया, एमई के सामने एमई रह गया, तो यहाँ एमई नोटबुक के नीचे, नोटबुक के नीचे एच एच के सामने, और ये डी डी के सामने। ऐसे ही हुआ ना। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे डीएनएल का मिक्सचर बनेगा, एमई डी एच डी एच एमई ऐसे। रुको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एमई एमई, अरे बाप रे तो बच्चा घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो आज डिस्टर्बेंस है थोड़ा। देखो एमई एमई डी डी और एच एच है ना, उसके बाद भी है ये, इसका मिरर इमेज आ गया, एमई डी एच एच डी एमई, a mixture of DNL, मिक्सचर ऑफ डीएनएल दोनों बनेगा ना। देखो ड्यूटेरियम यदि सामने से आकर अटैक कर जाए, या हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या मीजो बनेगा क्या? मीजो मतलब क्या हो गया, एच के सामने एच, डी के सामने डी, मिथाइल के सामने मिथाइल, ऐसे। ये नहीं समझ में आया कि ऊपर वाले में मीजो बनेगा। ऊपर वाले में देखो एच के सामने एच था तो रहेगा ही, मिथाइल के सामने मिथाइल था तो रहेगा ही। ड्यूटेरियम जब सामने से अटैक किया तो एक ड्यूटेरियम यहाँ पे, एक ड्यूटेरियम यहाँ पे, डी के सामने डी, तो इसमें मीजो बनेगा। सब एक दूसरे के आमने सामने रह गए। यहाँ कैसे, यहाँ तो डी ऑलरेडी अपोजिट है, मिथाइल अपोजिट है, और एच सामने सामने आ गए, तो ये क्या बनेगा, डीएनएल फॉर्म ना। हाँ सेकंड वाले में रेसमिक मिक्सचर, गुड। ये एल्कीन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन के लिए, बट उसका बेस यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बताया, एल्कीन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बनेगा सोचो, यहाँ, हाँ तो ऊपर वाले पे दोनों बन जाएगा ना, डीएनएल, वो और उसका मिरर इमेज ना। नीचे वाला फॉर्म तो सेम हो जाएगा, एच एम ई डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एच के साथ डी, और ये CH2D हो गया। यहाँ क्या हो गया, ड्यूटेरियम में आके इधर अटैक कर गया, एक ड्यूटेरियम इधर से अटैक कर गया। ऊपर वाले सेंटर पे दोनों बनेंगे मिरर इमेज, DH दोनों सामने से अटैक किया, बैक से अटैक किया, बट यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो जैसा था वैसा ही देखेगा ना, HMED। नीचे वाला फॉर्म सेम होगा, ऊपर वाले एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो ये दोनों क्या बनेंगे, डाइस्टेरियोमस। दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस। नीचे के पार्ट पे क्यों फर्क पड़ेगा, ये एस था तो एस रहेगा, ये एस था ये एस था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ऊपर वाला दो फॉर्म हो गया, एक आर और एक एस, तो वो डाइस्टेरियोमस ही बोलते हैं ना उसे। सोच लो, बता। हाँ वानी बोलो। सर वो लास्ट एग्जाम्पल में अगर CH3 और मतलब वो CH3 ट्रांसपोजिशन पे नहीं रह के सिस पे रहता, तो फिर हाइड्रोजन अगर अटैक करता तो फिर वो मीसोफॉर्म होता क्या? लास्ट, सबसे लास्ट में पेज के एंड में जो है, हाँ सर। पेज के एंड में मैंने क्या दिया है, यहाँ पे डी और हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, और तुम क्या बोलो, दोनों को ट्रांस कर रहे हैं। ट्रांस तो हाँ है ही। ट्रांस नहीं सर, सिस अगर दोनों रहता डी और CH3 ऊपर तो वो वाला जैसे ऊपर हो गया, ये जैसे ये हो गया सिस हो गया, और ये सिस अटैक हुआ है तब मीजो बना। हाँ सर, तो वो नीचे वाले में मीजो शो करता कि अगर वो सिस पे होता तो? हाँ सो वही एग्जांपल है ना, नीचे और ऊपर में क्या डिफरेंस है, सिस के साथ मीजो और ट्रांस के साथ डीएल। समझ में आया ना।
ये ऊपर हाँ वाला सिस ही तो है ना, सिस में ड्यूटेरियम को ऐड किया गया तो मीजो बन गया। और ट्रांस में ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, रेसमिक मिक्सचर ना। ठीक। समझ में आया? तो हाँ उसको सर। हम लोग बाद में ऐसे लिखेंगे, सिस प्लस सिन एडिशन, ये पूरे एल्किन चैप्टर में आते रहेगा। तो ये आएगा मीजो और ट्रांस प्लस सिन एडिशन, ट्रांस में यदि सामने से ऐड कर दिया तो मिक्सचर ऑफ BNL। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ और तो ये एल्कीन में करेंगे हम लोग। चलो अभी तो ये क्लियर हो गया। नाउ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है देखो, क्या दिया हुआ, रिजोल्यूशन मतलब सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। वो पूछता है कि क्या ये मॉलिक्यूल को रिजोल्व कर सकता है, रिजोल्व कर सकते हो मतलब वो मिक्सचर ऑफ DNL में रख सकते हैं क्या। द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू देयर इनएंसियोमर्स इज नोन एज व्हाट, रिजोल्यूशन। सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू BNL फॉर्म, कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे तुमने ये ले लिया 50% D प्लस 50% L, ऐसा ये R फॉर्म है, इस फॉर्म है। अब ये दोनों को अलग कैसे करें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, एवरीथिंग इज सेम, तो कैसे रिजॉल्व करें इसे, मतलब कैसे सेपरेट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लो। ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, वो क्या होगा, मान लो कि ये S फॉर्म तुमने ले लिया है, इसके पास कोई लेस है, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये RS बन जाएगा और ये SS बन जाएगा। अब ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। हाँ, अब इसका क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स बन गया तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया तो उसे सेपरेट कर दो, तो उसको दो अलग प्रोडक्ट आ जाएगा, एक RS वाला और एक SS वाला। अब ये 50% ये मिल गया और 50% दिस, ये तुम्हें दोनों अलग अलग मिल जाएंगे। फिर रिएजेंट सेपरेट कर दो, सेपरेशन ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट S वाला था उसको हटा दें, तो ये बन जाएगा R, ये बन जाएगा S। इसका एग्जाम्पल देखो कैसा होगा। ये एक एग्जाम्पल होता है कि CH3COH अल्कोहल से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, ये OH और H बाहर है और इट फॉर्म्स एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर। तो मान लो कि एक एसिड है जिसमें R और S दोनों फॉर्म है तुम्हारे पास। एसिड कैसा ले लो, MEH, या इथाइल ले लें, Me इथाइल, H या COH, एक R फॉर्म हो गया और एक इसका S फॉर्म भी है, तो इसको ET Me यहाँ पे कर दें, एक इंटरचेंज तो उसके मिरर इमेज में आ गया COH। ये दो को हम लोग को सेपरेट करना है, ये दोनों का मिक्सचर है, राइट। ये दोनों को अलग अलग कैसे सेपरेट करें, एक R फॉर्म तो एक S फॉर्म है ना, मतलब एक T तो एक L है। इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिकली प्योर फॉर्म ले लें हम लोग, MEDH ऐसे ले लो। तो ये एक ऑप्टिकली प्योर फॉर्म लोगे, ये कौन सा फॉर्म हो गया RS नोमेनक्लेचर में,
ओके, एक मिनट रुकना थोड़ा। ओके, हाँ तो ये दोनों का मिक्सचर हो गया, जब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ तक क्लियर हुआ अभी कि ये आर और एस है और राइट साइड में एक फॉर्म ले लिया कोई आर और एस। अब इससे जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका ओ एच और इसका एच। अच्छा, कोई कहीं पे तुम बोलो कि आर लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे देखता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन आर और एस नोमेनक्लेचर वही आर आ रही है। हाँ, यहाँ से जब हटाओगे तो क्या क्या बनेगा, देखो यहीं पे करता हूँ। ये 50% डीएनएल था ना, कहीं सेव किया था तुमने। हाँ, अब इसको हटाते हैं। उस टॉपिक में मार्जिन, अच्छा देखता हूँ क्या लिखता हूँ। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, HMED, इसमें आर पे फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे CO के साथ O हो गया, और ये हो गया MED, और ये क्या है, H, अल्कोहल का, राइट। और दूसरा जो फॉर्म बन गया यहीं पे चेंज होगा H, ये MED की जगह ETME था। ओके, ME और ये क्या है, ET, HMET। अगले में ये HETME था, वो ऐसे आ जाएगा COO, और यहाँ पे क्या बन गया ये MEDH, ये जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, MEDH जिस तरह से फॉर्म है उसी में रहेगा, राइट। तो राइट हैंड साइड का फॉर्म सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का अलग अलग हो गया। तो क्या क्या हो गया, एक फॉर्म RS है तो एक SS है, देखो ऐसे ही है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, डाइस्टेरियोमर्स होंगे ना, दीज टू आर डाइस्टेरियोमर्स। तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसे, सेपरेशन ऑफ डाइस्टेरियोमर्स,
ये तो बॉइलिंग पॉइंट ही अलग है, दोनों का डिफरेंट अलग है। हीट कर दो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑल आर डिफरेंट ना। तो जब दोनों अलग अलग हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करने से वापस वो एसिड में चला जाएगा। मतलब ये डायस्टेरियोमर्स आर सेपरेटेड एंड देन रिएजेंट वापस करना है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस से ये वापस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे ये HMeEt और COO MED और H है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक कर देगा इसे OH और H में। इसी तरह इसका करेंगे जब हम लोग HMeEt COO MEDH, ये दोनों को बॉइल करके अलग अलग निकाल लो। उसके बाद क्या होगा, ये OH और ये H ऐसे। ओके, सेपरेशन करने से ये दोनों अलग हुआ कि नहीं? एक आ जाएगा यहाँ पे HMeEtOH, ये अलग हो गया। और दूसरा HMeEt, वो अलग अलग करना था ना, ये MET था, ये ATME था। दिस वाज ATME, ये ATME है, तो ये यहाँ पे भी तो वही करना होगा, ये ET और ये ME। हाँ देख लो, HETMEOH हुआ ना। ओके, रॉन्ग हो गया ना, ME और D आना चाहिए था। रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, रेसमिक मिक्सचर में सेपरेट करते हैं। रिजोल्यूशन मतलब सेपरेशन ऑफ DNL, मतलब D और L आपस में मिक्स है तो किस तरह से सेपरेट करेगा, उसे एक ऑप्टिकली प्योर कुछ ले लिया गया है रिएजेंट, जैसे कि ये दोनों R और S कौन थे, ये दोनों को D और L को सेपरेट करना है सपोज। इसको ऑप्टिकली प्योर कुछ लिया गया, उससे रिएक्ट किया गया तो डाइस्टेरियोमर्स बन जा रहे हैं। और डाइस्टेरियोमर्स बन जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसको बॉइल करके अलग अलग निकाल लो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये वापस आ गया। हाँ सोच लो, क्लियर हुआ ये?
ओके वाई साइक्लो ऑक्टाटेट्रान इज नॉन प्लेनर टब शेप सार्थक कैसे बताया था वो जीओसी में वो टब शेप हो जाता है तो नॉन प्लेनर है तो कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस सीओएच आएगा सीओएच नहीं बनाया क्या हाँ ये दोनों अलग हो जाएंगे HMeET COH है राइट और ये भी HMeET COH है यहाँ पे हाँ तो इससे ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए ना प्रोसेस क्लियर हो कि नहीं रिजोल्यूशन कैसे करना है एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से रिएक्ट किया हम लोगों ने राइट तो जब ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा हाँ तो वो डाइस्टीरियोमस बन गया फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो उससे अलग कर दो फिर आ जाएगा देखो नेक्स्ट पेज पे वो दिया हुआ यही एग्जांपल है देखो जो दिया हुआ कि एक आर फॉर्म ले लो एक एस फॉर्म ले लो जो मैंने दिखाया और उसको एक आर फॉर्म से रिएक्ट किया गया एस फॉर्म से रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया RS बन गया फिर हाइड्रोलिसिस करके वापस ले आएंगे ओके ठीक है क्लियर आई थिंक हैंड रेस किसी का नहीं हुआ नेक्स्ट में देखो अमाइन इन्वर्सन वाला केस बताया था कि क्या होगा R1 R2 R3 है ना तो ये कायरल है ना मॉलिक्यूल इज कायरल बट ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा अपने मिरर इमेज मतलब क्या होता है अमाइन इन्वर्सन ना ये R1 R2 R3 तो अभी वो डेक्स्ट्रो था नेक्स्ट सेकंड में लीवो बन गया वो यही हो गया ना ये डेक्स्ट्रो से लीवो चला जा रहा है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या कायरल कायरल है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू फ्लिपिंग और फ्लिप करके तुरंत खुद ही डेक्स्ट्रो से लीवो में चल गया तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट जैसा हो गया ना चेंज होते जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू फ्लिपिंग
फ्लिपिंग मतलब डी है, अगले सेकंड में खुद ही वो एल बन जा रहा है। और समय क्या था, एक डी फॉर्म था तो एक एल फॉर्म था। तो ये क्या हो गया, नॉन रिजॉल्वेबल ना, नॉन रिजॉल्वेबल। बट वही एन को हम लोग बाइंड करते हैं तो फ्लिपिंग रुक जाएगी। तो दो फॉर्म मिल जाएगा तुम्हें, एक ऐसे ले लो, इसको अलग करना है यहाँ पे कर दो, सब अलग है ना। एक कायरल भी है, फ्लिपिंग नहीं है, रिजॉल्वेबल यस, ऑप्टिकली एक्टिव यस। नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आएगा ही, क्लियर हुआ कैसे किया, रिजॉल्वेबल ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, देन कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट वाले। ऑल काइरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या सारे काइरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्या? नहीं, ऊपर वाला एग्जांपल है। हाँ, काइरल कंपाउंड है तो सबके सब नेसेसरी है कि हो जाए, बट ये एक एक्सेप्शन मिल गया ना, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, वो तो तुम लोग पास ही रहते हैं, मैं लिख के रहा हूँ, ये तो फॉल्स हो गया ना। दूसरा देखो, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर काइरल। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव है उसमें क्या होगा, कायरलिटी तो होना ही चाहिए ना, डिसिमेट्री इज द नेसेसरी कंडीशन। ट्रू। ऑल कायरल रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी तो रिलेटेड इससे है ना, ऑल कायरल रिजॉल्वेबल। हाँ, ट्रू है। ओके, हाँ ट्रू। ये ऊपर वाला एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट, अलग अलग एग्जांपल दिया है, कौन सा कायरल है या कायरल है, राइट। वो देखोगे, अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड करोगे, देखो एक बार ये सब एग्जांपल भी देख लेना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब। अब स्ट्रक्चरल उसमें नहीं फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर से हम उसके बात करेंगे। तो पहला हो गया मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है। इफ मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक, तो जैसे जियोमेट्रिकल में था वैसे यहाँ पे होगा, कितना होगा, 2 n ना। जियोमेट्रिकल में भी तो सेम फॉर्मूला था ना, यहाँ भी सेम रह जाएगा। जैसे कि ये ले लो, CH3 CH Cl CH Br CH3, सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है। तो टोटल आइसोमर्स कितना हो गया, यहाँ पे R हो सकता है, S हो सकता है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी R और S। तो टोटल कितना होगा, 2:3 है ना, 2:2 सॉरी, 4 ना। 4 कैसे, ये तो बनाया कई बार मिथाइल के साथ। क्या होगा, ClBr सेम साइड कर दो, और इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, ClBr H और H, ये होगा ना। और कौन सा कंपाउंड होगा, हाँ ClBr को एक बार अपोजिट साइड ले लो,
Me यहाँ पे, हाँ Cl और Br, फिर इसका मिरर इमेज, तो यही चार होंगे ना, और इसमें दो रेस्पिक मिक्सचर का पेयर बन पाएगा, ClH HBr Me। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ये सब बताया था। 1 2 रेस्मिक मिक्सचर है, 1 2 इनएंसियोमर्स हो गया, 3 4 भी इनएंसियोमर्स हो गया, 1 3 डायस्टीरियोमर्स हो गया, ऐसे बताया था ना। अब ये क्वेश्चन हो जाए CH3 CH Cl CH Cl CH Cl, यहाँ C2H5 करते हैं, डिसिमेट्री तो है ही, तो यहाँ RRSS इस तरह से ना, RS कुछ भी हो सकता है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, यहाँ कौन कौन सा हो गया, R के साथ R हो सकता था, R के साथ S हो सकता था, S के साथ R हो सकता था, S के साथ S हो सकता है। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे और कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, राइट, 2:3, हाँ 3 सेंटर्स है तो 8 होगा ना। 8 कौन, सिमेट्री नहीं है, एक मिथाइल कहते हैं मिथाइल है, जैसे RRS, पहला सेंटर R, दूसरा सेंटर R, तीसरा R, RRS, और क्या हो सकता है RSR RSS, फिर S के साथ स्टार्ट करो, SRR SRS, फिर SSR SSS, यही टोटल 8 होंगे ना। हाँ, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा वो हो चुका है ना तुम लोग का 2:3। हाँ ठीक है, तो बस वही है। ओके, नेक्स्ट, इस पे एग्जांपल सब दिए हुए है ना। अभी इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक तब क्या करेंगे, तो इसमें भी फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आना स्टार्ट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो और उसका मिरर इमेज सेम काउंट होंगे। हाँ, तो पहला हो गया इफ एन इज इवन, एन इवन है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, 2:n-1, जैसे जीआई में किया था, सीधे हाफ कर दो, प्लस 2:n-2/2, वहां भी n-2 वो बाई 2 ही था ना। इसमें मीजो फॉर्म कितना है, 2:p-1 दिया है, मतलब वही है ना, 2:n-2/2 ही है ना। एग्जाम्पल CH3 CH OH OH CH3, तो इसको, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव ए, ऑप्टिकली एक्टिव, इसको ए लिखेंगे, मीजो को एम लिखेंगे, तो टोटल हो गया A+M। मतलब यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें ए फॉर्म लिखेंगे, वो हो गया 2:n-1। हाँ
राइट, और ये टोटल हो गया ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव मिला के, तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। थोड़ा इसका एनालिसिस करो तो क्या है इसमें। ओके, एनालिसिस डन। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो क्या होगा, ए कितना हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, 2 n-1, मतलब 2 टू 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीजो फॉर्म कितना हो गया 2n-2/2, मतलब 2 0 मतलब 1। हाँ, जैसे MEOH H और H, तो ये क्या हो गया, मीजो हो गया, ये मीजो, राइट। और H और एक हो गया इसका मिरर इमेज, यही 3 हो गया ना, MEOH HOH ME, ऐसे, तो 2 और 3, तो ये A हो गया, ये M हो गया, टोटल 3। देख लो क्लियर हुआ ये, टोटल 3 कैसे।
ओके, अब 3 रहे तो बीच में एक और CHOH है, तो कितना आइसोमर्स होंगे? या 4 रहे तो CHOH 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 इवन नंबर होगा। तो एक बार जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सोचो। हाँ, हाँ, तो 4 रहता था 2n-1 डायरेक्ट 2 32 ना होकर 16 हो जाएगा। और m कितना होगा? 2⁴ - 2 मतलब 2। ओके, अब ऑड रहे तो if n is odd, symmetric and n is odd, तो कौन कौन सा हो गया? जैसे CH3 CHOH 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 CH3, तो इसको इसको क्या बोलेंगे? सूडो। टोटल 4 होंगे। ओके, तो इसमें कितना होगा? CHOH CHOH CH3 है ना, 6 हो जाएगा। ये जो होगा ना, दिस इज कॉल्ड स्यूडो कायरल। ये कायरल है कि स्यूडो कायरल? स्यूडो कायरल। क्यों स्यूडो कायरल बोलेंगे? क्योंकि वो डिपेंड करता है लेफ्ट राइट वाले किस फॉर्म में। यदि लेफ्ट वाला आ रहा है, राइट वाला उसको मिरर इमेज आ गया, तो उसमें कायरल नहीं रह जाएगा वो। तो कभी वो कायरल दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, ऐसा हो जा रहा है ना। हाँ, तो डिपेंड करता है कि यदि दोनों RR है कि RS है इस पे। इसमें बताओ टोटल A कितना होगा, M कितना होगा? फॉर्मूला रिटर्न है। हाँ, तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या हो गया? 2⁻n-1 -2⁻n-1/2, ऐसा ही है ना? हाँ, राइट। इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो इसमें तीनों एक साइड आएंगे। सूडो कायरल क्यों बोला? जब ये देखो मिथाइल हो गया,
मिथाइल हो गया, ये OH है, ये H है, और यहाँ पे C, ये H और OH ले लो, और यहाँ पे इसका मिरर इमेज बन गया OHHMe। तो इस समय क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ऐसे। QS है ना, लेफ्ट हैंड वाला फॉर्म क्या RKS है, इसको नंबर 1 ले लो। और हाँ, दिख नहीं रहा। वो लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म क्या RKS है, वो बता। मैंने ये बोला कि ये मान लो कि H है, ये OH है, इसको ऐसे, और ये POS। हाँ, तो HOS तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट वाला S है और राइट वाला तो हाँ R है ना। तो जब मिरर इमेज होगा तो एक दूसरे का S का R ही तो आएगा। हाँ, ओके, ये आ जाएगा। ये लेफ्ट वाला क्या आ गया था, ये फर्स्ट, इधर H और OH है ना, ये सेकंड, और ये थर्ड है। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज R आना चाहिए। हाँ, क्लॉकवाइज है ना, तो R आना चाहिए, और H वर्टिकल पोजीशन पर, मतलब कॉपी से नीचे गया तो R ही रहेगा ना ये। और इसको निकालोगे तो S होगा, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। R का S मिरर इमेज हो जाता है, राइट। तो इस समय ये कायरल नहीं है, बट यही चीज हम लोग इसको करें तो HOH और Me, तब क्या होगा, अभी नॉट मिरर इमेज, तब ये नो POS, तब ये कायरल हो गया। तो वही मॉलिक्यूल कभी कायरल बन रहा है, कभी अकायरल बन रहा है, वही एटम, सेम कार्बन एटम है, कभी कायरल कभी अकायरल है। ओके, हाँ अनुष्का बोलो। ये जब इसका फॉर्मूला चल रहा है तब की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे सुडो कायरल करके कहीं और पेज पे दिया हुआ है, विच वन इज कायरल, विच वन इज सुडो कायरल, है ना। सुडो कायरल कंसेप्ट हो गया है कि कौन सा सुडो कायरल होंगे, फॉल्स कायरल, लग रहा है कायरल है, बट वो हर समय कायरल नहीं है ना, कभी कायरल है कभी अकायरल है, राइट। तो सुडो के बारे में दिया रहेगा आगे, ऑप्टिकल रोटेशन, अल्फा आइसोमर्स, हेलिकल, खत्म ही है। हाँ, तो कई बुक में नहीं दिया है सुडो कायरल का मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एन के वैल्यू पे तुम फाइंड करो। हाँ अनुष्का बोलो। हाँ बताओ। सर पहले वाले एग्जांपल में आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पर H ऊपर और OH नीचे क्यों दिया? वो कहीं भी ले लो, मतलब यहाँ पे जो भी ग्रुप है मुझे उससे मतलब की, सेकंड वाले पे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, CL Br HOH है OHH है, वो जो भी पोजिशन है। बट लेफ्ट और राइट वाले उसको कट करने पे मिरर इमेज बन रहे हैं कि नहीं, वो तो बस कट करने पे देखना है कि एक दूसरे का सिमेट्री है कि नहीं, मिरर इमेज है क्या, राइट। यस, थैंक यू क्या सर। होता है, मिरर इमेज ही तो है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो फॉर्मूला दिया है आपने इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स का, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने के लिए भी है। तो फिर हाँ, अगर दोनों आ रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल भी आ रहा है और ऑप्टिकल भी आ रहा है, तो फिर क्या करना है उसमें? उसका एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, IIT में एक बार आया था।
वो करते हैं हम लोग। ओके। ओके, ये पार्ट हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू देखो, ए विल बी 2n-1 है ना, प्लस 2n-1/2। ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो गया, 2^3-1। इसमें कायरल सूडो कायरल दोनों ऐड कर लेना, 3-1/2। टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 था, ए 6 है। मीजो कितना होगा, मीजो इज 2n-1/2। मतलब आउट ऑफ 8, 2^3-1/2 मतलब ये 2 हो जाएगा, मीजो 2 है। और टोटल इतना था ये, हाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, 1 मिनट, ये माइनस होता है ना, हाँ उसमें रॉन्ग हो रहा था। माइनस माइनस, ये आ गया 4 - 2 2a हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, 2 इनएक्टिव। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2, यहाँ पे 4 आ जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब टोटल कितना आ जाता है, 2^n-1 ओनली। हाँ देख लो इसमें, मतलब जब तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ सेम हो जाएंगे और टोटल 4 ही बचेंगे। हाँ बताओ। सर जो वाला एग्जांपल है उसमें अगर मिडल कार्बन से एक प्लेन पास करेंगे तो लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है वो मिरर इमेज हो जाएगा, तो वो कायरल नहीं होना चाहिए ना? हाँ जब मिरर इमेज आ रहा था तुम बोलोगे सिमेट्रिकल हो गया, तब ये कायरल नहीं है। हाँ तो सर आपने उधर स्टार दिखाया है। 1 मिनट, स्टार, हाँ वो स्टार होगा, ये कभी कायरल बन रहा है कभी नहीं कायरल बन रहा है, इसीलिए इसको स्यूडो कायरल बोला। फॉल्स कायरल है, कभी कायरल है कभी नहीं। बट ये तो एन सर जब ये पास फर्स्ट वाले करोगे में ना, है ना वो? हाँ ये फर्स्ट वाला पूरा कायरल है, थर्ड भी कायरल है, सेकंड वाला स्यूडो है। कभी कायरल हो जा रहा है किसी कंडीशन में, कभी नहीं हो रहा है। बट जब तुम काउंट करोगे तो स्यूडो कायरल कायरल सब ऐड करके काउंट करोगे इस फॉर्मूला के लिए। ओके फॉर्मूला में n = 3 ही लेंगे हम लोग। ओके। ओके, आशानिश तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना, ओके ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव का आएगा, तो ये 3 फॉर्मूले वाले डायरेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया है बहुत ज्यादा, वो आएगा ही क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम एडवांस में वो देंगे। देखो CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CHOH और ये C2H5 है, डिसिमेट्रिक कर दिया गया है ना। तो टोटल कितने फॉर्म होंगे, दोनों प्रेजेंट अभी है ना। तो अभी हम लोग के टोटल कितने आएंगे आइसोमर्स, हाँ टोटल आइसोमर्स। सोचो एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है।
ओके, तो CH3 CHOS CH डबल बॉन्ड CS CHOS C2H5 ऐसे दिया हुआ है ना। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, यहाँ भी दो हो सकता है सिस ट्रांस, ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हाँ तो इसमें क्या क्या हो सकता है सोचो, यहाँ पे RS फॉर्म हो सकता है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टोटल 6 आएगा ना। तो कौन सा होगा, एक बार R ले लो, R के साथ सिस R, ये मिरर इमेज नहीं आएगा, R का मिरर इमेज ट्रांस आता है ना, R सिस S, इसमें सिमेट्री आ गई, राइट। अब क्या हो जाएगा, R ट्रांस R और S ट्रांस, ये आर ही रखो, R ट्रांस S, फिर S ले लो, S सिस R, S सिस S, R सिस S सिस R, S सिस S, और क्या कॉम्बिनेशन आएगा ट्रांस से ना, S ट्रांस R, S ट्रांस S। अब इसमें से कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव हो गया, R सिस R का मिरर इमेज क्या आ गया, S सिस R, R सिस R, इसका मिरर इमेज क्या होगा, S सिस R, S सिस S, सॉरी हाँ, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दे तो एक दूसरे का मिरर इमेज दिखने लगे। हाँ, R सिस S सिस S, और ये S सिस R, इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, S और ये S ट्रांस R, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट सिंस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये POS है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है ना वो, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए और ये भी सेम हो गया। तो ये एडवांस वाले जे में क्वेश्चन एक देंगे ही देंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये एडवांस में बार में एक बार आया था, उसके बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ। ओके, हाँ सबको क्लियर हुआ अभी। R trans R and R trans R and R trans S part is not clear, R trans R, R trans R मतलब जब R लोगे तो उसका मिरर इमेज क्या आएगा, S, ट्रांस तो ट्रांस ही रहेगा, और R का मिरर इमेज S, तो जब ये दोनों में, अरे लिखने में उल्टा हो गया, रुक जा कुछ तो रॉन्ग हो गया है। हाँ 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 सही कर रहे तुम, ये एक को तो मैंने देखा, दूसरा क्या हो गया कि ये R ट्रांस S मिरर इमेज है, थर्ड वाले मिरर इमेज नहीं है, वही तो बिग मिस्टेक हो रहा था, सही हुआ। ये है POS, और इसका ये POS हो गया, तो ये दोनों सेम हो गया। हाँ 1 2 3, 1 2 3, इसमें मिरर इमेज नहीं है, 4, ये तब इसको 4 लिखे ना, 4 ये मिरर इमेज है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो वो तो नहीं रहेगा, 1 2 3 4, हाँ तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज 5, और ये हो जाएगा 6। अब एक बार और चेक कर लेंगे मुझे, R से R
उसका मिरर इमेज आएगा एस सिस एस, सिस का तो सिस ही रहेगा ना, आर का एस एस, आर का एस, इधर आर सिस एस, उसका मिरर इमेज हो गया एस सिस आर, ठीक है। फिर आर ट्रांस आर, उसका मिरर इमेज एस ट्रांस आर, आर ट्रांस एस ट्रांस आर। बीच से कट किया तो कौन मिरर इमेज देखेगा? आर का मिरर इमेज एस होता है ना, तो आर और एस का मिरर इमेज आ गया आर सिस एस, तो मिरर इमेज आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव पड़ गया थर्ड, तो उसका मिरर इमेज और ये दोनों सेम हो गए, मतलब मीजो कंपाउंड है, थर्ड मीजो है और सिक्स मीजो है। हाँ, तो ये दोनों इनएक्टिव पड़ जाएंगे। आप सोचो, बताओ। हाँ अनुष्का बोलो, हाँ बताओ। अच्छा 3 और 6 सिमेट्रिक कैसे हो जा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा 3 और 6 वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, आर का मिरर इमेज क्या होता है? एस। हाँ, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ना, इस ओ एच एस सी एस थ्री हो गया। ये कौन सा फॉर्म है आर के एस है? 1, यहाँ 2 कार्बन वाला दिखेगा, 2 3 है ना, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे दिख रहा है, 4 हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, क्लॉकवाइज मतलब ये आर है ना। तो ये जब तुम लोगे इसका मिरर इमेज, वो कैसा दिखेगा? ओ एच एच सी एस थ्री, इसको काउंट करो, देखो ये एस दिख रहा है, तो इसमें ये मिरर इमेज ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो थर्ड वाला इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? सेम होगा ना, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या होगा? सेम, तो ये दोनों सेम काउंट हो जाएंगे। ये इसका मिरर इमेज, आर का मिरर इमेज क्या आता है? एस, एस का मिरर इमेज आर। जब तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा? एच ओ एच एम ई सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ सी एच चाहे ट्रांसफॉर्मेटर ही नहीं है, एच ओ एच एम ई, ये आर और ये एस है, तो ये एस और आर हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, ये मिजो है ना, तो ये दो, वो और उसका मिरर इमेज अलग हुआ ही नहीं, एक ही काउंट होंगे, सेम ही काउंट होंगे। सोचो, सेम ही काउंट हुए ना। हाँ देते बोलो। सर बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक इसमें CH3 और एक इसमें C2H5 है ना, तो फिर कैसे वो ये हो जाएगा मिरर इमेज उसका? अरे ये कंफ्यूजन है, तो मैं जेई वाला क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे सी टू एच फाइव सी एस थ्री ही ले लो। हाँ, तब तो सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। अरे तो सिंपल हो जाएगा, 2 to 3 हो जाता। मैं सिमेट्री वाला ले रहा था, सी एस थ्री कर दो इसे। ये आई टी जेई का क्वेश्चन, ये वाला सिमेट्रिकल होगा तो कौन सा होगा? हाँ, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, मैंने सी टू एच फाइव क्या लिखा था, मैं उसमें सी टू एच फाइव है तो। अच्छा, उसने 2 क्वेश्चन कर दिए गए, एक दिखा दिया सिंपली कि सी टू एच फाइव लोगे तो डायरेक्ट 8 आइसोमर्स है ना, और एक में सिमेट्रिकल किया, तब वो वहां पे दिखाया हुआ कि कौन कौन सा टोटल 6 आएंगे। तो जब सी टू एच फाइव आ गया तब तो नो डाउट डायरेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 to 3 है ना, 8 आ जाएगा। ओके
देख लो अभी क्लियर हो गया। हाँ तो ये इसको एनालिसिस करना था, इससे पहले वाला जो C2H5 दिया उसमें तो जरूरत ही नहीं है, 2 डायरेक्ट 8 हो गया। ओके ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखो, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल क्या दिया हुआ है, दिस इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये किसके लिए यूज होता है, बायोमोलिक्यूल्स में एंड अमीनो एसिड के लिए। तो वो क्या हो जाता है, यदि लास्ट कायरल कार्बन पे OH यदि राइट हैंड साइड होगा तो उसे डी फॉर्म लिखेंगे, या NH2 राइट हैंड साइड पे होगा तो। जैसे यहाँ पे CHO हो गया, या एक ही कायरल कार्बन है तो उसको देखना था, OH और CH2OH ऐसा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें OH राइट हैंड साइड में है तो इसको, ये ग्लिसरल डिहाइड है तो इसको डी फॉर्म बोला गया था। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही है, इसको डी ग्लिसरल डिहाइड बोला गया, जिसमें OH राइट हैंड साइड में हो। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट नहीं कर रहा है, अब ये नोटेशन हो गया। और जिसमें भी ये OH लास्ट कायरल कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, उससे हम लोग L करेंगे। L ग्लिसरल डिहाइड, राइट। अमीनो एसिड के लिए भी वही होगा, यदि OH NH2 राइट हैंड साइड में होगा तो D, लेफ्ट हैंड साइड में L। अब उससे पूछेगा ये डी फॉर्म की एल फॉर्म, ये सब क्या पूछेगा, सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ, पर तुम्हें नोटेशन मालूम होना चाहिए। HOH OHH ये उसी से डिराइव्ड है, तो ये क्या है, D की L, ये मालूम करना है। HOH यहाँ पर भी कितना हो गया, HOH और CH2OH, बताओ। तो सेकंड लास्ट पे जाओ, ये कैसे है, राइट हैंड साइड में है ना। हाँ तो ये डी फॉर्म होगा, डी अब जो नेम है वो कर देंगे, ये ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज, OH लेफ्ट राइट था तो L ग्लूकोज, राइट। तो तुम्हें देखना है कि किस किस साइड में आ रहा है डी और किस साइड में आ रहा है L, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि ये दे दिया गया CHOH H CH2OH, ओके। हाँ ये L फॉर्म है क्या, ओके डी फॉर्म है। हाँ इसको कन्वर्ट करो फिशर में, फिशर में कन्वर्ट करके देखो OH किधर जा रहा है, CHO ऊपर की ओर होना चाहिए। और CH2OH को तुम्हें डैश पे ले जाना है ना, इसको हम लोग चेंज कर दें, ये CHO यहाँ CH2OH, फिर इसको इन्वर्ट कर देंगे है ना। और यहाँ पे क्या था, H था और ये OH है, वन इंटरचेंज, उससे तो कंपाउंड ही चेंज हो गया, एक बार और इंटरचेंज करना होगा। एक और इंटरचेंज में क्या कर दें हम लोग, इसको CH2OH कर दो, CHO कर दो, और यहाँ पे OH ले आओ और H यहाँ पर आएगा, राइट। अब इसको रोटेट करो, रोटेट करोगे तो CHO इधर गया, CH2OH इनसाइड चला गया, इसमें क्या होगा, H उठा हुआ था राइट हैंड साइड में चला जाएगा, OH लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तब ये L हो गया ना। तो 2 इंटरचेंज करने के बाद
वो सेम आता है। हाँ, तो सेम कंपाउंड का फिर उसके बाद ऐसे रोटेट करके देख सकते हो ना, OH किधर आ गया, H किधर आ गया, सेम आ गया, दोनों सेम ही है ना। या इमेजिनेशन शार्प है तो तुम डायरेक्ट इससे ये ड्रॉ कर सकते हो। ये तुम्हारी इमेजिनेशन पे कि कैसे कर रहे हो। मतलब डायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा, CH2OH को नीचे ले जाना है डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड, उसमें कैसे सेम कंसेप्ट आएगा अमीनो एसिड में। ओके, इन अमीनो एसिड्स देखो, अमीनो एसिड्स में OH की जगह NH2 दिया हुआ, तो राइट हो गया तो D, लेफ्ट हो गया तो L। ये सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए। एपीमर, वो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, ये सब बायोमोलिकुल्स कंसेप्ट हो गया है ना। एपीमर में देखो क्या कहते हैं, एपीमर एनोमर वैसे तो बायोमोलिक्यूल में आएगा, यहाँ पे नहीं आना चाहिए है ना। पर देखो एपीमर मतलब क्या हो गया, एक सारा मॉलिक्यूल किस तरह से, जैसे डी ग्लूकोज दिया हुआ पहला वाला, उसके बाद ऊपर वाले कार्बन पे एक चेंज कर दिया, बाकी 3 रिमेन्स सेम है ना। केवल अपर कार्बन जो हो गया ना उसको लेफ्ट कर दिया गया। हाँ, केवल एपीमर है, केवल केवल एपीमर है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले डी ग्लूकोज था और एक चेंज किया गया टॉप पे, तो C2 पे एपीमर है, सेकंड पोजीशन पे है ना। थर्ड पे केवल चेंज कर देगा, फर्स्ट एंड थर्ड में देखो तो बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा। कौन सा कायरल कार्बन चेंज कर देगा, थर्ड वाले को, तो C3 एपीमर हो गया है ना। और उसी तरह C4 फोर्थ पे चेंज कर दिया गया। क्लियर हुआ, तो एपीमर हो गया कि ये सब डाइस्टेरियोमर्स है बेसिकली, जिसमें केवल एक इंटरचेंज हुआ, बाकी सबका सेम रहे, एक का चेंज हो। क्लियर, तो उस पे एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर एपीमर्स एंड ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स। क्या ये करेक्ट है? हाँ, नहीं तो एपीमर क्या होता है, एक चेंज वाला है ना। तो जितने एपीमर होंगे वो डाइस्टेरियोमर्स तक कहलाएंगे, जैसे फर्स्ट का एपीमर सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया है ना। बट जितने डाइस्टेरियोमर्स से जरूरी नहीं है कि एपीमर्स हो। डाइस्टेरियोमर्स मतलब किसी में दो चेंज हो गया, एक चेंज है तो एपीमर कहला रहा है, राइट। जिसमें दो का किसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया गया तो एपीमर नहीं कहलाएगा, वो सिंपली डाइस्टेरियोमर्स रह जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन, नहीं नेम नहीं याद करना, उसका बायोमोलिक्यूल में ही आएगा, एपीमर भी नहीं आने वाला से, बट आगे कहीं आएगा तो आएगा आगे के चैप्टर्स में। ओके, ऑप्टिकल रोटेशंस की बात करें तो ऑप्टिकल रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, कंपाउंड कैसा है, हर कंपाउंड की रोटेट करने की एबिलिटी अलग होगी, कौन सा लाइट यूज किया गया, वेवलेंथ क्या यूज किया गया, सोडियम पोटेशियम जो भी है, सॉल्वेंट जो यूज किया गया, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया गया।
सॉल्वेंट कौन सा यूज किया गया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? टेम्परेचर कौन सा है? हर टेम्परेचर पर अलग तुम्हारा रोटेशन आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है? जैसे पॉइंट लर्न कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थीटा ही मन समझना हम लोग को कि सॉल्यूशन यदि ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा? तो मोर मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, तो मोर मॉलिक्यूल उसके वे में आएंगे लाइट के, तो उतना ज्यादा वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का लेंथ जितना बड़ा होगा उतने एटम्स उसके बीच में आएंगे, उतने स्ट्राइक करके रोटेट कर जाएंगे, है ना? तो लेंथ पे और इस पे डिपेंड है, मतलब थीटा का वैल्यू किस पे डिपेंड हो गया? कितने एटम्स बीच में आ गए, कंसंट्रेशन। लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना एटम बीच में आएंगे, तो थीटा का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा हम लोग निकालेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जैसे डेंसिटी होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो उसका क्या होगा? हैवी ज्यादा आएगा। तो जो रोटेशन ज्यादा कर पाए उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके लिए क्या करेंगे? थीटा बाई एल इंटू सी, इससे आ जाएगा। सी किसमें? ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन, यही है ना? लेंथ डेसीमीटर, जैसे थीटा मान लो 30 डिग्री आ गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ 5 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर एमएल, तो अल्फा डायरेक्ट बता दोगे ना क्या होगा? स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। और अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पे, एक वेवलेंथ कौन सा यूज कर रहे हो और टेम्परेचर क्या है। तो कुल मिला के लैम्डा अल्फा याद रखो, थीटा इज इक्वल टू एल इंटू सी। अल्फा क्या होता है? ये डेंसिटी जैसा हो गया, मतलब उस सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है कि क्या है, राइट? तो जब तक ग्लूकोज है तब तक अल्फा तो सेम रहा। अल्फा किस पे होगा? डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड ओनली। स्पेसिफिक रोटेशन क्या दिया हुआ? द रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम पर एमएल सॉल्यूशन, specific rotation is what? It does not depend upon the concentration of the solution or length of the tube. हाँ, थीटा जब तुम्हें निकालना होगा तो अल्फा इंटू एल इंटू सी, ये क्या होगा? ये जैसे डेंसिटी है उस तरह का टर्म हो गया, केवल मॉलिक्यूल क्या है उस पर डिपेंड करेगा अल्फा, राइट? तो क्वेश्चन देता है कि मान लो लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ा देंगे, अल्फा पे क्या इफेक्ट आएगा? डेंसिटी जैसा है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना? तो अल्फा इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। फिर लास्ट एक पॉइंट है इनेंसियोमेरिक एक्सेस। इनेंसियोमेरिक एक्सेस, इसका भी यूज बाद के ही चैप्टर में आएगा, बट ठीक है, ये एडवांस में कुछ कुछ आता बता पाओ। या ऑप्टिकल प्यूरिटी, इनेंसियोमेरिक एक्सेस ईई या ऑप्टिकल प्यूरिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे डी हो गया 100%, एल कुछ भी नहीं है, तो इनेंसियोमेरिक एक्सेस क्या हो गया? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 100% ज्यादा है, जिसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, जीरो होगा। अल्फा मान लो इसका प्लस एक्स है क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। सोचो, अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिया गया, केवल 100% केवल एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है ही नहीं, तो कितना परसेंट एक्सेस हो गया? ये एल के रेस्पेक्ट में 100%, क्योंकि तो 0% था एल, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा क्या? कोई चांस ही नहीं है। रेसमिक मिक्सचर मतलब दोनों का मिक्सचर होना चाहिए ना, और अल्फा मान लो इसका प्लस एक्स है। अब एक केस में तुमने 80% डी ले लिया और एल 20% ले लिया, तो 20% एल 20% डी के इफेक्ट को खत्म करेगा। तो रेसमिक मिक्सचर कितना हो गया? 40% ना, 20% एल 20% डी के इफेक्ट को ओवर कर गया, तो जो बच गया 60% डी, वही इनेंसियोमेरिक एक्सेस हो गया ना। हाँ, तो 60% डी एक्सेस है, तो रोटेशन कितना आ जाएगा? जो एक्स डिग्री रोटेट कर रहा था, हाँ, लिमिटिंग रेंज एंड कंसेप्ट ऐसे ही जाएगा, तो ये इसका डबल होता है, ये चीज समझना पड़ता है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? तो 60% ही बचाना, तो 60% ही रोटेट कर पाएगा पहले जितना रोटेट कर रहा था। अब मान लो डी 75% है, तो एल कितना होगा? 25%। तो एक्सेस कितना बच गया? 50% एक्सेस बच गया, तो ये 25% एल 25% डी के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो रेसमिक मिक्सचर 50% हो गया ना। हाँ, इनेंसियोमेरिक एक्सेस, और ये 0.5x, राइट? अभी 20% डी है और ये 80% एल हो गया, तो
रेसमिक मिक्सचर 40%, 20%, 20% के इफेक्ट को खत्म किया। एक्सेस एल फॉर्म है कितना, 60% ना। हाँ, तो 60% यहाँ पे एल बचा था, यहाँ पे एक्सेस कौन सा बचा था ऊपर वाले में, हाँ 60%, यहाँ डी बचा था, यहाँ 60% एल बचेगा। तो डी का रोटेशन +6 है, हाँ तो ये माइनस आएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया था, ऑप्टिकल प्यूरिटी है ना। अब नेक्स्ट एक दिया हुआ क्वेश्चन, इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ COH अल्फा का वैल्यू 20 डिग्री है, तो दूसरे का रोटेशन बताओ क्या होगा। एक डी का अल्फा कितना है, 20 डिग्री, जैसे ये हो गया ना COH HOH, ऐसे है ना OHH और COH, ये अल्फा मान लो +20 डिग्री, तो इसका मिरर इमेज जो होगा ना उसका अल्फा -20 होगा। और मीजो का तब क्या होगा, वही पूछा ना, मीजो का क्या होगा उसका देख। मिरर इमेज का फिक्स है, हाँ अल्फा -20, बट वही दोनों OH इधर कर दे तो मीजो हो गया, तो उसका कितना होगा 0 ना। अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट कंसेप्ट था अपना। अब पूरा एक बार देख लेना कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। हाँ एक क्वेश्चन तो वो आता ही है, ये एक बता दो। मिथाइल H डबल बॉन्ड C के साथ मिथाइल H, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कायरल अकायरल, GIA, यस ओके। हाँ तो ये 2 डबल बॉन्ड वाला हो गया। 2 डबल बॉन्ड में क्या होता है, GI नहीं था। कायरल प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो कायरल तो होगा ना। हाँ ये 2 डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट हो गया, सेम जैसे ये बता दिए MECH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के साथ MEH, ये GI नहीं था बट कायरल था, ऑप्टिकल होगा। और वही 2 ले लोगे तो MEH, GI, GI क्या होगा, हाँ GI होगा, प्लेनर हो गया। तो कायरल, प्लेनर का तो कायरलिटी नहीं है, ऊपर वाला ज्योमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल नहीं है, ये वाला ऑप्टिकल है तो ज्योमेट्रिकल नहीं है, इस तरह से, राइट। अब ये क्वेश्चन एक देना ही है उन्हें, यहाँ पे MEH हो गया, डबल बॉन्ड C के साथ MEH, एक और हाँ यही चलेगा, MEH सही कर रहा था। ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल, GI है, राइट, याद आया ना। हाँ तो ये देंगे वो लोग, ऑप्टिकल, यस ऑप्टिकल भी है, गुड। इसमें दोनों आ जाते हैं, इसलिए एक्सेप्शन बन जाता है, ये आते रहता है। बाकी समय GI है तो वाई नहीं, वाई है तो GI नहीं। हाँ ये किया था ना, नोट्स में सब है ऐसा। अब ऐसे क्वेश्चन स्पाइरो पे भी सेम करके बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे AB कर दिया गया, AB, यही सब क्वेश्चन तो दिखेंगे। GI नो और यस, नो, ओके। ऑप्टिकल यस, कायरल ना, हाँ। और उसी को किसी और पोजीशन पे कर दिया जाए A और B, तो फिर से ये दोनों हो जाएंगे,
यही तो कंसेप्ट है जो उसको पूछते रहते हैं। GI यस, कायरल यस, दोनों होगा ना। डन। अब तुम लोग के मार्क्स मुंबई में सबसे ज्यादा आएंगे इन द आइसोमेरिज्म, आई एम श्योर। आइसोमेरिज्म में अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक तुमने कितना किया उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि पूरे मुंबई में ही एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसी ने कराया नहीं, बच्चों पे छोड़ दिया गया था कि कर ले पढ़ के। करा नहीं सकते ना, इतना आइसोमेरिज्म कराएंगे तो कहाँ से होगा। आज ही टेस्ट लेता हूँ और कल डाउट्स एंड डिस्कशन के लिए 8:30 to 10:30 के बीच में जितने जिसको डाउट होगा, जो भी डाउट होगा उतना पूछ के चले जाना, बस उसमें मैं रहूंगा। नहीं अभी कर ले। अच्छा लेक्चर है क्या अभी 11 बजे? अच्छा यस लेक्चर है, ठीक है कल करेंगे, कल डाउट ही रहेगा क्यों। ओके ठीक है चलो कल मिलते हैं फिर। ऑलराइट ओके।